Bismillahirrahmanirrahim. How are you, students? I hope you all are doing well. Today our topic of discussion is clinical diagnostic enzymology or enzymes in clinical diagnosis. अच्छा, अब तक हमने एंजाइम्स के बारे में बहुत सारा पढ़ा है. ठीक है, आप लोगों को पता है एंजाइम्स क्या होते हैं, क्या करते हैं. हमें पता है कि हमारे बॉडी के हर सेल में जो है वो एंजाइम्स मौजूद होते हैं. एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन इंट्रासेलुलरी एंड दीज आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. सबको पता है कि ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं. क्या करते हैं? कैटलाइज करते हैं किसको? बायोलॉजिकल रिएक्शन को. अब हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं. हर सेल के अंदर हर टाइम पे कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा होता है. जहाँ पर भी कोई रिएक्शन हो रहा होता है वो किसकी हेल्प से हो रहा होता है? एंजाइम्स की हेल्प से. तो एंजाइम्स जो हैं वो क्या करते हैं? कैटलाइज करते हैं, यानी स्पीड अप करते हैं किसको? उस बायोलॉजिकल रिएक्शन को. ठीक है, लेकिन ये जो आज का हमारा टॉपिक है, ये हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का, ये उस तरह से हमने इन एंजाइम्स को डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि उस तरह से तो हम एंजाइम्स को बहुत बार पढ़ चुके हैं कि कैटलाइज करते हैं रिएक्शन को और कौन सा एंजाइम होता है किस तरह से. देखें, टॉपिक की जो थीम है, टॉपिक का जो टाइटल है, वही हमारा जो है वो अगर वो समझ आ गया तो हमें हमारा टॉपिक समझ आ जाएगा. एंजाइम्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस. ठीक है, मतलब कि हमने एंजाइम्स को यूज़ करना है किसी भी डिज़ीज़ को डायग्नोज़ करने के लिए. ऐसी डिज़ीज़ जो हमारी बॉडी में हो रही है. शायद कभी आप लोगों ने नाम सुना हो कि हम बोलते हैं कि मार्कर्स. देखें, सपोज़ मैं आपको इजी वर्डिंग में समझाती हूँ, क्योंकि अगर आपको समझ आ गया कि एक्चुअली हमारा टॉपिक क्या है तो फिर आपको आगे की सारी डिटेल्स भी समझ आ जाएंगी. देखें, हमने यहाँ बात करनी है अपने प्लाज्मा एंजाइम्स की. वैसे तो बॉडी में हर सेल में जो है वो एंजाइम्स मौजूद होते हैं. जब भी रिएक्शन होता है तो वो अपना जो है वो एक्शन परफॉर्म करते हैं. इसी तरह ब्लड का जो प्लाज्मा होता है वहाँ पर भी हमारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं. हमारा हर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई हो रहा होता है. हर ऑर्गन में जो ब्लड सप्लाई होता है उसमें जो है वो डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद होते हैं. अब हमारी बॉडी में जब कोई डिज़ीज़ होती है, जब कोई बीमारी होती है, सपोज़ कैंसर है, कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई फिज़िकल ट्रॉमा है, तो उस रिज़ल्ट में क्या होता है कि हमारा सेल डैमेज होता है. हमने भी बात की कि हर सेल के अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं. ठीक है, तो जब वो सेल डैमेज होगा, सेल ब्रेक डाउन होगा, सेल वॉल ब्रेक डाउन होगी, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो जो एंजाइम्स है वो सेल से बाहर आना शुरू हो जाएंगे, यानी ब्लड प्लाज्मा के अंदर. ठीक है, तो हम उस डिज़ीज़ को जो है वो उस एंजाइम को मेजर करेंगे लैब के अंदर. उसका टेस्ट होता है डिफरेंट टेस्ट होते हैं, उसको मार्कर्स बोलते हैं. ठीक है, तो वो टेस्ट जब हम करेंगे तो जब उस एंजाइम का लेवल इंक्रीज होगा तो हमें पता चलेगा कि वाकई हमारी बॉडी में इस टाइम पे ये वाली बीमारी हो रही है. आई होप थोड़ा समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट. बाकी मज़ीद हम डिस्कस करते हैं तो टर्न बाय टर्न आपको क्या होगा समझ आ जाएगा. इस टॉपिक में बेसिकली हमने जो पढ़ना है वो ये है कि हमने फिज़ियोलॉजिकल प्रेजेंस जो है एंजाइम्स की इन आवर ब्लड प्लाज्मा वो पढ़नी है, कि वी विल डिस्कस द फिज़ियोलॉजिकल प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन आवर ब्लड प्लाज्मा. यानी फिज़ियोलॉजिकली ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो हमारे एंजाइम्स मौजूद हैं, हमने उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करना है कि अगर हमारे ब्लड प्लाज्मा में जो एंजाइम मौजूद है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो किस तरह से जो है वो हमारी हेल्प कर रहा है. अब जो प्लाज्मा एंजाइम्स हैं हमने उनको 2 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया हुआ है. ठीक है, इनटू 2 मेजर ग्रुप. फर्स्ट आर रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप्स ऑफ एंजाइम्स आर एक्टिवली secreted into the blood plasma by certain cell types. जो डिफरेंट बॉडी के सेल्स हैं उनमें जो हमारे एंजाइम्स मौजूद हैं वो ब्लड प्लाज्मा में स्क्रीट होंगे, तो हम उनका लेवल क्या करेंगे? मेजर कर लेंगे. फॉर एग्जांपल द लीवर स्क्रीट्स zymogens
जो कि इनएक्टिव प्रिकर्सर होते हैं ऑफ द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन ब्लड कोगुलेशन। यानी जो ब्लड कोगुलेशन है वो भी एक एंजाइम के थ्रू हो रही है जो लिवर सक्रीट करता है, और उसका नाम क्या है, ज़ाइमोजिन। ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड जो हमारी कैटेगरी है या सेकंड जो ग्रुप है वो फिजियोलॉजिकली, बेसिकली उसमें फिजियोलॉजिकली कोई रोल नहीं है। वो क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम स्पीशीज़ हैं रिलीज्ड फ्रॉम सेल ड्यूरिंग नॉर्मल सेल टर्नओवर। अब ये टर्नओवर, नॉर्मल सेल टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर एक प्रोसेस है, कब कि जब हमारी बॉडी, आवर बॉडी गेट रिड ऑफ मैनी सेल्स ऑन डेली बेसिस। देखो हमें पता है कि हमारे जो फॉर एग्ज़ाम्पल आरबीसीज़ हैं, जीआईटी के सेल्स हैं या स्किन सेल्स हैं, स्किन सेल डेली बेसिस पे बहुत सारे हमारी बॉडी से क्या होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे जीआईटी के सेल, इसी तरह आपको पता है हमारे आरबीसीज़ जो होते हैं उनका 120 डेज़ का साइकिल होता है। उसके बाद उन्होंने क्या होना होता है, बॉडी से एक्सक्रीट होना होता है, रिलीज़ होना होता है। वो पूरा प्रोसेस है, स्प्लीन में जाते हैं, कैसे ब्रेक डाउन होती है और वो सब। तो इसी तरह इसका फिजियोलॉजिकली तो कोई रोल ना हुआ, लेकिन वो हमारे नॉर्मल सेल टर्नओवर में जो है वो क्या होते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं। These enzymes almost always function intracellularly and have no physiological use in the plasma। यानी प्लाज्मा में उनका कोई रोल नहीं है सच, उन्होंने बस इंट्रासेलुलरली उनका फंक्शन है और उन्होंने वहाँ से जो है वो क्या होना है, रिलीज़ हो जाना है। लेकिन जो हेल्दी इंडिविजुअल हैं उनमें एक और भी प्रोसेस हो रहा होता है कि ये जो एंजाइम्स का लेवल है ये फेयरली कांस्टेंट होता है, यानी कांस्टेंट रहता है। ठीक है। अटेन्स अ स्टेडी स्टेट इन विच, एक स्टेट वो अटेन कर लेता है जिसमें क्या होता है कि द रेट ऑफ रिलीज़ फ्रॉम द डैमेज सेल इनटू द प्लाज्मा। यानी कोई भी सेल है, अगर हमारा बॉडी सेल है वो डैमेज हुआ है और वहाँ से वो एंजाइम्स क्या हो रहे हैं, रिलीज़ हो रहे हैं। जब भी सेल कोई क्या होता है, डैमेज होता है, तो टिश्यू ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। तो इसी तरह जब कोई टिश्यू डैमेज होता है, कोई सेल डैमेज होता है, तो वहाँ हमारे क्या होता है कि एंजाइम्स भी रिलीज़ होते हैं। तो जो रेट ऑफ रिलीज़ है इस बैलेंस्ड बाय, यानी इक्वल है किसके, रेट ऑफ रिमूवल के, ऑफ द एंजाइम्स प्रोटीन फ्रॉम द प्लाज्मा। यानी जिस लेवल पे, जिस रेशो के साथ वो जब टिश्यू डैमेज में रिलीज़ होंगे क्या एंजाइम्स, उसी रेट से वो रिमूव भी होंगे, कहाँ से, बॉडी से। तो इसलिए क्या होता है कि एक बैलेंस मेंटेन रहता है। ऐसे नहीं होता कि एंजाइम्स रिलीज़ होते रहे और बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए, यानी रिमूवल ना हो उनका, लेकिन वो टिश्यू जो हमारा सेल है, टिश्यू डैमेज हुआ है, सेल डैमेज हुआ है, वहाँ से जो वो रिलीज़ हो रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरह अगर वो रिलीज़ हो रहे हैं और रिमूव नहीं हो रहे, तो इसका मतलब कि वो कोई एक और एडवांस्ड डिजीज़ स्टेट है जिसमें जो है वो एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी किसकी, एंजाइम्स की, और वो भी बॉडी के लिए क्या होगी, अनहेल्दी होगी या डेंजरस होगी। इसलिए वो एक बैलेंस मेंटेन है। जिस तरह नेचर में हर चीज़ का एक बैलेंस मेंटेन होता है, तो उसका भी बैलेंस मेंटेन है कि जो रिलीज़ है, रेट ऑफ रिलीज़ इज़ इक्वल टू रेट ऑफ रिमूवल। ये इस पिक्चर में दिखाया है, ए है, ए नॉर्मल सेल टर्नओवर, यानी नॉर्मली कैसे सेल जो है वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं। ठीक है। और सेल नेक्रोसिस, जब आपको पता है कि सेल डैमेज हुआ है या टिश्यू डैमेज हुआ है, तो उस कंडीशन में कैसे हो रहे हैं। इंक्रीज प्लाज्मा लेवल ऑफ दीज एंजाइम्स में इंडिकेट द टिश्यू डैमेज। अब होगा क्या कि रूटीन में जो हमारे नॉर्मल सेल टर्नओवर है उसमें इतने एंजाइम्स जो हैं वो क्या होंगे, रिलीज़ नहीं होंगे। जितने सेल रिलीज़ हुए यूजुअली उनके साथ जो एंजाइम्स इन्वॉल्व थे वो रिलीज़ हो गए। लेकिन जब कोई नेक्रोसिस, सेल नेक्रोसिस का आपको पता है, जैसे टिश्यू डैमेज हुआ है हमारे पास, तो उस स्टेट में, यानी वो कोई कंडीशन है, कौन सी, डिजीज़्ड कंडीशन है, तो डिजीज़ कंडीशन में हमेशा क्या होगा कि हमारे पास जो है एंजाइम का रिलीज़ होना वो ज़्यादा होगा। अल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा एंजाइम्स लेवल इन डिजीज़ स्टेट, कि अगर डिजीज़ स्टेट होगी तो एक्चुअली क्या जो प्लाज्मा एंजाइम्स होंगे उनमें क्या चेंजेस आएंगी। मैनी डिजीज़ स्टेट्स दैट कॉज टिश्यू डैमेज रिजल्ट इन इंक्रीज रिलीज ऑफ इंट्रासेलुलर एंजाइम्स इनटू द प्लाज्मा। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ हुई है, कोई बीमारी हुई है, सपोज़ कैंसर है,
और या कोई फिज़िकल ट्रॉमा है, यानी कोई एक्सीडेंटल सिचुएशन है, या कोई जो है वो कोई और डैमेज है, इंटरनल डैमेज, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें यही होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में डिज़ीज़ है। तो इस वैसे तो हम बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं, लेकिन ये जो एंजाइम एज अ मार्कर यूज़ होंगे, यानी हमारी बॉडी से जब रिलीज़ हो रहे होंगे, जब कोई टिश्यू डैमेज होगा या सेल डैमेज होगा, तो उसको जो लेवल क्या होगा उस एंजाइम का बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगा। हर ऑर्गन के लिए, हर सेल के लिए डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में जो भी रेलिवेंट ऑर्गन से उसका एंजाइम होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें ये वाली डिजीज़ इस टाइम पे हो रही है। तो जो टिश्यू डैमेज है वो रिजल्ट इन इंक्रीज रिलीज ऑफ इंट्रासेलुलर एंजाइम इनटू द प्लाज्मा। अब वो कौन सी डिजीज़ हो सकती है? हार्ट की डिजीज़ हो सकती है, लीवर की, स्केलेटल मसल की एंड अदर टिश्यूज़ की। द लेवल ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम एक्टिविटी इन प्लाज्मा फ्रीक्वेंटली कोरिलेट्स विद द एक्सटेंट ऑफ टिश्यू डैमेज। जितना ज़्यादा टिश्यू डैमेज होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्लाज्मा एक्टिविटी होगी, एंजाइम, उस प्लाज्मा एक्टिविटी होगी एंजाइम की। यानी क्या होगा कि प्लाज्मा में जो एंजाइम लेवल होगा वो उतना ज़्यादा ही बढ़ेगा, या उतना ही होगा जितना टिश्यू डैमेज होगा। अगर बहुत ज़्यादा टिश्यू डैमेज हुआ है तो उतने ही एंजाइम रिलीज़ होंगे, अगर कम टिश्यू डैमेज हुआ है तो कम एंजाइम रिलीज़ होंगे। इन प्लाज्मा एंजाइम्स एज डायग्नोस्टिक टूल। अब हम कैसे जो प्लाज्मा एंजाइम्स हैं हमारे, उनको कैसे एज अ डायग्नोस्टिक टूल यूज़ कर सकते हैं, यानी कैसे हम उसको लैब में जो है वो अपने टेस्ट के दौरान यूज़ कर सकते हैं कि ये हमें अगर बीमारी है तो इसका ये डायग्नोस्टिक टूल है। सम एंजाइम शो रिलेटिवली हाई एक्टिविटी इन ओनली वन और फ्यू टिश्यूज़। यानी कुछ जो एंजाइम है वो क्या करते हैं कि हाई एक्टिविटी दिखाते हैं इन फ्यू टिश्यूज़ में। फॉर एग्जाम्पल द एंजाइम ALT इज़ अबंडेंट इन लीवर। यानी जो मैं जैसे कहा था कि हर एंजाइम ऑर्गन स्पेसिफिक होता है या सेल स्पेसिफिक होता है, यानी जिस ऑर्गन में जो है वो उस एंजाइम मौजूद है, वो अगर वहाँ की कोई डिजीज़ है, यानी अगर किसी पेशेंट को लीवर की कोई बीमारी है तो उसका ALT लेवल जो है वो क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। Increases in plasma level of enzyme with a wide range with a wide tissue distribution provide a less specific indication of the site of cellular injury and limits their diagnostic value। इस तरह प्लाज्मा के जो एंजाइम्स हैं जो कि टिश्यूज़ में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन वो उस स्पेसिफिक जो ऑर्गन है या सेल है उसकी इंजरी को क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। आइसोजाइम्स या आइसोएंजाइम्स। आइसोएंजाइम्स क्या होते हैं, इनको हम आइसोएंजाइम्स भी बोल सकते हैं या आइसोजाइम्स भी बोल सकते हैं। ये एंजाइम्स क्या होते हैं, आर एंजाइम दैट कैटालाइज द सेम रिएक्शन। अब ऐसा एंजाइम जो एट अ टाइम सेम रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है वो कोई एक नहीं हो सकता, वो उसके डिफरेंट सब पार्ट्स भी हो सकते हैं। तो सपोज़ होता क्या है कि ये एंजाइम टेक्निकली तो सेम होंगे लेकिन फ़िज़िकली जो है वो डिफरेंट होंगे। सपोज़ कि अगर एक एंजाइम डिफरेंट अमाइनो एसिड का मिलकर बना हुआ होगा। एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं ना, तो इसका मतलब कि वो क्या होंगे, डिफरेंट अमाइनो एसिड से मिलकर बने होंगे, लेकिन वो कर क्या रहे होंगे, वो एक ही जो है वो रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे होंगे। ये होते हैं आइसोएंजाइम्स। आइसोएंजाइम्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ तो डिफरेंट हो सकती हैं बिकॉज ऑफ द जेनेटिकली डिटर्मिन्ड डिफरेंस इन अमाइनो एसिड सीक्वेंस। यानी जेनेटिकली जो उनके अमाइनो एसिड सीक्वेंस हैं उनमें तो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं कि वो सेम रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे हैं, इसलिए हम उनको आइसोएंजाइम्स बोल सकते हैं। तो ये इनकी डेफिनेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। Isoenzymes may contain different number of charged amino acid and separated from each other by electrophoresis at different level। अब हमें पता है कि हम आइसोएंजाइम्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और जो है वो क्या कर रहे हैं कि एट अ टाइम सेम रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, कैटालाइज कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा एंजाइम यानी उसका कौन सा सब पार्ट या जो उसकी जो है वो सबस्ट्रेट है या सबसिक्वेंट है वो कौन सा है। तो एक टेस्ट होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस। उस बेस पे उस टेस्ट को यूज़ करते हुए हम पता लगा सकेंगे कि ये कौन सा एंजाइम की कौन सी टाइप है,
आइसोएंजाइम की कौन सी टाइप है। अब ये जैसे उसने डायग्राम में दिखाया कि हमने क्या किया, ये जो प्लेट आपको ऊपर नज़र आ रही है, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेस्ट होता है, एक टेक्निक होती है। तो उसने कहा कि ईच आइसोएंजाइम इज़ अ डाइमर कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड कॉल्ड बी एंड एम एसोसिएटेड इन 1,3 कॉम्बिनेशन। यानी एक एंजाइम के 3 आइसोएंजाइम्स हो सकते हैं, CK1 का जैसे BB, CK2 का MB और CK3 का MM। ये आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये सब क्या हैं। ईच CK आइसोएंजाइम है शोज आ करेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, यानी डिफरेंट इलेक्ट्रोफोरेसिस के जो हैं वो चैनल्स, उन पे वो क्या करेंगे, अपने करेक्टरिस्टिक शो करवाएंगे। इस तरह हमें पता चलेगा कि ये CK1 है, CK2 है या CK3 है। CK किसके लिए इंडिकेट कर रहा है, क्रिएटिनिन काइनेज के लिए, और इसके क्या हैं, 3 आइसोएंजाइम्स हैं। आइसोएंजाइम्स एंड डिजीज़ ऑफ द हार्ट। एक्चुअली हार्ट की जो डिज़ीज़ है वो एक मेजर हमारे पास जो है वो डिज़ीज़ काउंट की जाती है, इसलिए उसी के एंजाइम्स फॉर एग्जांपल के तौर पे आप लोगों के साथ डिस्कस किए गए हैं। द पैटर्न ऑफ आइसोएंजाइम्स फाउंड इन द प्लाज्मा सर्व एज अ मीन ऑफ आइडेंटिफाइंग द साइट ऑफ टिश्यू डैमेज। कि क्या होगा कि जो पैटर्न है किसका, आइसोएंजाइम्स का, प्लाज्मा में पाया जाता है, वो सर्व करेगा एज अ मीन ऑफ आइडेंटिफाइंग द साइट ऑफ टिश्यू। अब एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहा है इस पॉइंट में, वो कहना चाह रहा है कि जो CK1 है, BB उसने यूज़ किया है फॉर ब्रेन, ठीक है। तो इस तरह जो है वो जो भी उसकी टाइप होगी वो स्पेसिफिक जो साइट होगी, जैसे BB है ब्रेन में है, ठीक है, तो इस तरह से वो स्पेसिफिक अपनी साइट पे मौजूद होगा। इसलिए अगर हम जब टेस्ट करेंगे और अगर हमारे CK1 और CK1 के साथ BB आएगा तो हम कहेंगे हाँ भाई ये ब्रेन की डिज़ीज़ है, ब्रेन में जो है वो ये एंजाइम चूँकि पाया जाता है इसलिए इसका लेवल क्या है, इंक्रीज़ है, इसलिए इसको कोई ब्रेन की बीमारी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल the plasma level of creatinine kinase are commonly determined in the diagnosis of myocardial infarction। अब myocardial infarction क्या है, जिसको हम MI बोलते हैं, वो क्या है, हार्ट की एक डिज़ीज़ है। they are particularly useful when the electrocardiogram यानी ECG एक टेस्ट होता है, आप लोगों ने सुना होगा, हम करवाते हैं अगर किसी को हार्ट की कोई इशू हो, इज़ डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट। जब ECG फेल हो जाता है, यानी ECG करो, ECG यूजुअली एक बेसिक फर्स्ट स्टेज टेस्ट है, ठीक है। यूजुअली हमें हार्ट का इशू होता है, लेकिन ECG करवाते हैं तो वहाँ पे वो नॉर्मल आता है। तो जब ECG नॉर्मल आती है, सच एज़ व्हेन देयर हैव बीन प्रीवियस एपिसोड्स ऑफ हार्ट डिजीज़, लेकिन उसको हार्ट का इशू होता है, तो इस टाइम पे हमें जो है वो CK एंजाइम जो है वो क्या करता है, हमारी हेल्प आउट करता है। यानी जब हम टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं प्लाज्मा में, तो हम प्लाज्मा में क्या करते हैं, CK एंजाइम्स का लेवल चेक करते हैं। तो अगर वो रेज होता है तो इसका मतलब है कि उसको हार्ट की बीमारी है। डिफरेंट ऑर्गन फ्रिक्वेंटली कंटेन करेक्टरिस्टिक प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट आइसोएंजाइम। डिफरेंट ऑर्गन में डिफरेंट आइसोएंजाइम होते हैं, जैसे CK इन द ब्रेन इज़ BB आइसोफॉर्म। मैंने अभी पीछे बताया था कि जो CK1 है उसका जो आइसोफॉर्म है BB, वो ब्रेन के लिए हम इंडिकेट करते हैं। इस तरह स्केलेटल मसल में जो होगा उसको हम MM के उससे इंडिकेट करेंगे, और जो कार्डियक मसल में होगा अबाउट 1/3 इज़ MB विद द रेस्ट ऑफ MM। यानी जो हार्ट में होगा, यानी दिल के जो मसल्स हैं, कार्डियक मसल हैं, उसमें MM, MB और MM होगा दोनों। अच्छा, अब जो हमारे पास डिज़ीज़ है या डायग्नोसिस है मायोकार्डियल इन्फाक्शन की, वो क्या करिए, फॉलोइंग एन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन दिस आइसोएंजाइम्स अपीयर अप्रॉक्सीमेटली 4 to 8 आवर्स फॉलोइंग ऑनसेट ऑफ चेस्ट पेन। यानी अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ है, तो 4 से 8 घंटे के दरमियान, जबकि आपको साथ में क्या है, चेस्ट पेन भी है, रीएचेज एट अ पीक ऑफ एक्टिविटी एट अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर। यानी 4 से 8 घंटे के दरमियान से लेकर 24 घंटे तक क्या है, इस एंजाइम का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड रिटर्न टू द बेसलाइन आवर आफ्टर 48 to 72 आवर्स। तो 48 to 72 आवर्स तक ये नॉर्मल हो जाएगा। यूजुअली वो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको
मतलब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है लेकिन आपको नहीं पता, आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो डायग्नोज करने की कोशिश करता है, तो अगर वो 4 से 8 और 24 घंटे के दरमियान जो है वो आपका CK-MB या CK-MM का टेस्ट करवा लेता है, यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की डिज़ीज़ में अगर वो कार्डियक मसल्स का जो एंजाइम है उसके टेस्ट करवा लेता है और उसका लेवल क्या आता है, इंक्रीज़ आता है, तो इसका मतलब कि आपको वाकई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है, यानी हार्ट अटैक हुआ है। लेकिन अगर आप इस दौरान इन घंटों में नहीं करवा सकते तो 48 से 72 घंटे के दरमियान क्या होगा कि वो दोबारा जो है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा और फिर आप डायग्नोज ही नहीं कर पाओगे कि आपको हुआ क्या था। इसी तरह ट्रोपोनिन T एंड ट्रोपोनिन I ये भी हार्ट के एंजाइम्स हैं, आर रेगुलेटरी प्रोटीन इन्वॉल्व इन मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। दे आर रिलीज्ड इनटू द प्लाज्मा इन रिस्पॉन्स टू कार्डियक डैमेज। जब भी कोई कार्डियक डैमेज होगा तो ये एंजाइम्स क्या होंगे, प्लाज्मा में रिलीज होंगे। कार्डियक ट्रोपोनिन इज़ हाईली सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक फॉर डैमेज टू द कार्डियक टिश्यू। जो कार्डियक ट्रोपोनिन I है वो हाईली सेंसिटिव और स्पेसिफिक है किसके लिए, कार्डियक टिश्यू के लिए। और जो कार्डियक ट्रोपोनिन I है अपीयर इन प्लाज्मा विद इन 4 to 6 आवर आफ्टर एन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। यानी अगर आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है यानी हार्ट अटैक हुआ है तो 4 से 6 घंटे के दरमियान ये आपके ब्लड प्लाज्मा में क्या होंगे, रिलीज़ हो जाएंगे, अपीयर हो जाएंगे। पीक कब होगी, 8 से 28 घंटे के दरमियान, एंड रिमेन एलिवेटेड फॉर 3 to 10 डेज़। तो आप जो है अगर अपना उस दौरान पे आप अपना एंजाइम टेस्ट करवाते हो, यानी अपना ब्लड प्लाज्मा टेस्ट करवाते हो और इसमें ये एंजाइम्स आपको क्या करेंगे, रिलीज्ड लेवल में मिलेंगे, इंक्रीज लेवल में मिलेंगे, तो आपको कंफर्म हो जाएगी आपकी डायग्नोसिस कि आपको उस टाइम पे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है। एंजाइम्स फैसिलिटेट द डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक एंड इन्फेक्शियस डिजीज़। जेनेटिक डिजीज़ में भी जो है वो हम एंजाइम जो है वो अपने एज अ मार्कर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हुई है तो भी। मैनी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स टेक एडवांटेज ऑफ द स्पेसिफिसिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम्स दैट एक्ट ऑन द ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सच एज DNA। यानी हम जो है वो अगर जेनेटिक की तरफ जाएं, जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम DNA टेस्ट करेंगे, DNA की तरफ जाएंगे और DNA को टेस्ट करने के लिए हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो उस PCR या उस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर जो है वो हम जब अपना DNA टेस्ट करवाएंगे तो हम तब देखेंगे कि हमारा क्या हुआ है, कि हमारा एंजाइम लेवल उस ऑर्गन से रेलिवेंट जो है वो क्या होगा, एंजाइम लेवल रेज्ड होगा। मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है कि इम्प्लाइज अ thermostable DNA polymerase and appropriate oligonucleotide primer to produce thousands of copies of defined segment of DNA from a minute quantity of the static material। हमें पता है कि जब PCR टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो बहुत एक स्मॉल सा सैंपल हम लेते हैं और उससे क्या होता है कि वो ड्यूरिंग जब PCR हो रहा था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रोसेस हो रहा है, तो उसकी थाउजेंड्स कॉपी उस DNA की बना लेता है और हमें जो क्या करता है वो एग्जैक्ट रिजल्ट देता है। तो उसी टेक्निक के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये टेबल है जो कि MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसमें बताया कि जो हमारे सीरम एंजाइम हैं, प्लाज्मा एंजाइम्स हैं, ब्लड एंजाइम्स हैं, वो किस तरह मेजर डायग्नोस्टिक यूज़ है, यानी किस डिज़ीज़ के अंदर जो है वो हम कौन सा एंजाइम जो है वो बेसिकली यूज़ करेंगे। इजी वर्डिंग में हम इसको इस तरह कह सकते हैं। सपोज़ हमारा एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं अमाइनो ट्रांसफरेज, AST अमाइनो एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर जो है वो ये डायग्नोस्टिक टूल है। यानी अगर आपको इजी वर्डिंग में अगर आप समझने की कोशिश करें तो इसका ये मतलब है इस टेबल का कि अगर आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, वायरल हेपेटाइटिस या एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, ये डिजीज़ हैं, मुख्तलिफ बीमारियां हैं, अगर आपको ये हुआ है तो आप उसमें कौन सा एंजाइम जो है वो उसको क्या करोगे, लैब में टेस्ट करोगे। यानी अगर आपके पास एक पेशेंट है और उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है यानी हार्ट अटैक हुआ है और उसका ब्लड सैंपल लैब में आया है आपके पास, जो कि एक्चुअली आप लोगों का काम है, जो कि एक्चुअली आप लोगों ने करना है, तो आप उसमें कौन से एंजाइम का लेवल जो है वो रेज्ड जो लेवल है उसको मेजरमेंट करोगे, ठीक है। तो बेसिकली होता ये है कि जब कोई
जैसे मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, हार्ट की डिजीज़ हुई है, तो उसमें क्या होगा कि हमारे ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ठीक है, CKMM या CKMB जो हैं वो लेवल क्या होंगे, उनके इंक्रीज होंगे। तो उस टाइम पे आपका डॉक्टर जो है वो आपको लैब में जो टेस्ट भेज रहा है उसी से उसको वो डायग्नोज करेगा कि इस टाइम पे पेशेंट को क्या बीमारी है। इस तरह वायरल हेपेटाइटिस है, आपको पता है हेपेटाइटिस क्या होता है, हेपेटाइटिस A, B, C डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। तो इसमें हम ALT SGPT को फाइंड आउट करते हैं, ये वाले एंजाइम्स होते हैं हमारे पास। इस तरह एक डिज़ीज़ है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियाज हैं, पैंक्रियाज हमारे पास जो क्या हैं उनकी अगर डिज़ीज़ है तो उसमें हम क्या करते हैं, एक एंजाइम है जिसका नाम है अमाइलेज, हम उसका लेवल जो है वो चेक करते हैं। हेपेटो लेंटिकुलर डिजेनरेशन जिसको हम विल्सन डिज़ीज़ भी बोलते हैं, उसमें हम जो है वो जिस सीरम एंजाइम का इतना यूज़ करते हैं। उसके बाद मसल डिसऑर्डर है या मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, पीछे अभी डिस्कस भी किया कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन होगा तो क्रिएटिनिन काइनेज जो एंजाइम है उसको हम यूज़ करेंगे। देखें क्रिएटिनिन काइनेज एंजाइम एक मेजर एंजाइम है, और जो CK है क्रिएटिनिन काइनेज CK1, CK2, CK3 हैं वो उसकी आइसोफॉर्म है, यानी अगर ब्रेन में होगा क्रिएटिनिन काइनेज मसल में भी हो सकता है और हार्ट में भी हो सकता है। अगर ब्रेन में होगा तो हम उसको उसका आइसो एंजाइम होगा उसको BB से इंडिकेट किया है, अगर मसल में होगा तो MM से, ठीक है, और अगर हार्ट में होगा तो MB से या MM से उसको इंडिकेट किया। उसके बाद हमारे पास वेरियस लीवर डिजीज़ हैं, उसके लिए हम गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को यूज़ करते हैं। लीवर डिजीज़ हैं उसके लिए लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज यूज़ करते हैं। उसके बाद एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है, फिर से रिलीज उसके लिए हम लाइपेज भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह और भी वेरियस बोन डिसऑर्डर हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर डिजीज़ हैं, इस तरह हम क्या करते हैं उनके लिए, ये डिजीज़ हैं स्पेसिफिक और जिनके डायग्नोसिस हमने करनी है विद द हेल्प ऑफ दीज सीरम एंजाइम्स। तो बेसिकली ये हमारा टॉपिक था, टॉपिक ऑफ डिस्कशन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बेसिकली जो क्लिनिकल डायग्नोस्टिक एंजाइमोलॉजी है या एंजाइम्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस हैं उनका क्या मतलब होता है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो हम एंजाइम्स पढ़ते हैं हमें पता है हमारी बॉडी के हर सेल में जो क्या हुआ है रिएक्शन हो रहे होते हैं, और जहाँ पे भी बॉडी में सेल में रिएक्शन हो रहा होता है वहाँ हमें एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स बेसिकली कैटालाइज करते हैं उस बायोलॉजिकल रिएक्शन को, यानी क्या करते हैं उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ कर देते हैं। लेकिन इस टॉपिक में हमने एंजाइम्स को इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना था, हमने एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना था जो शायद आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा। हमने ये देखना था कि अगर हमारा एक सेल है जिसके अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं तो अगर वो सेल डैमेज होता है और वो एंजाइम्स क्या करते हैं प्लाज्मा या सीरम में आ जाते हैं, हमारे ब्लड प्लाज्मा या ब्लड सीरम में, तो उनका लेवल जब इंक्रीज़ होगा तो हमने उस लेवल को, उस इंक्रीज़ लेवल को बेसिकली क्या करना था, लैब में टेस्टिंग के दौरान उसको मेजर करना था। तो हर ऑर्गन में, हर सेल में डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, हम उन एंजाइम्स और वो ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। जो लीवर के एंजाइम्स हैं वो लीवर में ही रहेंगे, जो हार्ट के हैं वो हार्ट में रहेंगे, जो ब्रेन के हैं वो ब्रेन में रहेंगे। तो इसी तरह हमने उन एंजाइम्स को एज अ डायग्नोस्टिक टूल यूज़ करना है। लैब में हमने उन एंजाइम्स का लेवल जो है वो चेक करना है। अगर रेज लेवल होगा, नॉर्मल लेवल जितना होता है एंजाइम का उससे ज़्यादा होगा तो इसका मतलब कि वाकई जो डिज़ीज़ है वो एंजाइम्स की रिलीज़ जो है वो टिश्यू डैमेज है, कोई कैंसर डिजीज़ है, कोई इन्फ्लेमेशन है या कोई फिज़िकल ट्रॉमा है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।